हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है। इसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वो क्लास जरूर देखिएगा। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हैं और अलग से आप लोग की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस से। तो आप लोग वो क्लास भी जरूर देखिए, जिससे कि आप लोग इस बार साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेके आए। आपको भी पता, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और लाइन बाय लाइन आप उसको याद कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये सारे हम लोग अगली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी इसमें एक क्लासेस हो चुकी है। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना था ग्लैंड्स के बारे में, यानी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्लैंड पहले हम लोग देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती हैं। तो हम लोग ये ग्लैंड के बारे में ग्लैंड पढ़ेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, जो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जेएलबी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे जुड़ के इसका यानी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड यानी आखिर हम ग्रंथियां कहते हैं किसको है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रंथियां किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो हम लोग के भोजन को पचाने के लिए बहुत प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है। जैसे हम लोग का लार हो जाता है, मुंह में ही भोजन जाते ही भोजन कैसा बन जाता है, चिपचिपा बन जाता है। तो मुंह में भी आपकी 3 ग्रंथियां होती है, पैराटोड है, सब मेडुअल है और सब लिंगुअल है। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने भोजन लिया, एक ग्रास नली है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, ये हमने भोजन यहाँ से लिया, ये ग्रास नली है। उसके बाद ये भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है और अमाशय से होते हुए ये फिर छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है, फिर एनस के रास्ते जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर जाता है। तो जब हमने मुंह में भोजन लिया, तो मुंह में भोजन लेने के बाद यहाँ पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं मुंह में, जो कि 3 ग्रंथियां होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है। हम लोग पाचन नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ग्रंथि कहते किसको है। तो इस ग्रंथि से लार का निर्माण होगा और एंजाइम का निर्माण होगा। तो ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक बहिस्रावित ग्रंथि होती है और एक अंतःस्रावित ग्रंथि होती है, जो एक्सटर्नल होती है और एक इंडो यानी एक्सटर्नल होती है। उसमें जो एक्सटर्नल में क्या होता है कि इसमें लार बनता है, यानी इसमें लार बनेगा और इसके लिए नली की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग में लार मुंह में बन रहा है, तो मुंह वो लार को लाने के लिए, भोजन में मिलाने के लिए नलियां हैं। लेकिन ये जो आप लोग का अंतःस्रावित ग्रंथि है, ये हार्मोन्स बनाती है और ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में ही मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी है जो नलिका विहीन है और कौन सी ग्रंथि है जो नलिका युक्त है। तो जो बाह्य होती है वो नलिका युक्त होती है, जो अंत होती है नलिका रहित होती है, क्योंकि ये सीधा ब्लड में मिल जाता है और जहां पे इसको पहुंचना आता है वहां पे पहुंच जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्रंथि आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे पहली ग्रंथि है आप लोग का यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि, और ये एड्रिनल ग्रंथि आप किडनी का नाम सुने होंगे, यानी ब्रिक के भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर टोपी के नुमा संरचना होती है, यहाँ पे इस तरह से होता है। तो ये वाली जो होती है इसका भी 2 भाग होता है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। और यहीं से एड्रिनल ग्लैंड से ही जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो निकलते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड से यह दोनों वृक्क के ऊपर पाई जाती है। इससे एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन शरीर में नमक की मात्रा एवं क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना को नियंत्रित करता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, आपके पास बुक है तो आप ये आपके फिगर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार इसको याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में कौन सा है, यानी कपाल में पीयूष ग्रंथि है, गला में थायराइड है और इसी थायराइड के पीछे पैराथायराइड भी ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिक है, इसी के ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि है, अग्न्याशय है। उसके बाद ये अंडाशय है, वृषण है, यानी फीमेल और मेल दोनों का एक ही पिक्चर में समझा दिया गया है। तो ये है आप लोग का। यहाँ पे आप देखिए अगली ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पे हम लोग अगली ग्रंथि देखने वाले हैं पैनक्रियाज, यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय का कार्य क्या होता है, इसको मिश्रित ग्रंथि बोला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करता है, तो इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे यह सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। इससे बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जैसे हमने भोजन किया, हमारे भोजन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उसको ग्लाइकोजन में बदलेगा कौन सा, तो बीटा सेल है। अल्फा बीटा गामा सेल होती है। और यहाँ पे देखिए इसके अल्फा सेल से ग्लूकोगान का
स्राव होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अगला है लिम्डा सेल से, यहाँ पे देख सकते हैं सोमेटोस्टेटिन जो अल्फा बीटा सेल पर नियंत्रित करती है, यानी जब ये हार्मोन्स बन रहा होता है, एंजाइम्स बन रहता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी कोई चाहिए। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन की अधिकता से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग का रोग हो जाता है। आगे देखिए पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि क्या है, इसे वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, यह सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा। तो पूछ लिया जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन जो मेल में पाया जाता है पुरुष नर में, तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने वाले के लिए उद्दीप्त करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भाग लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन का उद्दीपन करता है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम लोग जब क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप लोग के क्लास 8 के हिसाब से दिया गया है। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा डिप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी एनसीईआरटी पे ज्यादा ही फोकस करेंगे कि जितना एनसीईआरटी में ही दिया है, और खास करके आप लोग का क्वेश्चन 6, 7, 8 से ही बन जाता है, थोड़ा बहुत 9, 10th के लेवल पे भी जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे देखिए इस हार्मोन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए इस ग्रंथि का विकास में निकेल तत्व हार्मोन स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, इसे कमी से घेंघा होता है। कीट एवं मेढक जीवन चक्र पूर्ण करने में थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो मेढक होते हैं टेडपोल ही रह जाते हैं, वो मेढक नहीं बन पाते हैं। आगे देखिए इसमें अगला है यहाँ पे हम लोग तो अब देखने वाले हैं कुछ तत्व जो खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो कहाँ से मिलते हैं, ये आपके बुक का ही है। आप हो ये इसमें अलग से कुछ नहीं है, सब जितना भी आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया है वही है। तो यहाँ पे पत्तेदार सब्जियों में लोहा मिल जाता है, गुड़ में मिलता है, संतरा में मिलता है, आंवला में मिलता है। यह रुधिर का निर्माण करता है, हम लोग के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। आगे देखिए इसमें ग्रीन लेयर यहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं। आगे देखिए इसमें मांस, सब्जियां, फल, दूध एवं अंडे, खाद्यान्न। दूध देखिए दूध के बारे में, यह अपने आप में संतुलित आहार है। दूध में विटामिन सी एवं फाइबर के अलावा सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। आगे देखिए इसमें बॉक्स आप लोग के बुक में दिया होगा, उसको चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए श्वेत ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां तथा लार ग्रंथियां जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वहियों द्वारा स्रावित करता है। अंतः स्रावित ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आय के अनुसार पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो ये चार्ट आपने नजर से जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए आगे इसमें देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आप उसी पे जो दिया है उस पे क्वेश्चन भी दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि मिथ्य अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़कों को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ये झूठी बात है, इसीलिए कहा गया है कि यह मिथ्य है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, यह भी गलत है, क्योंकि माता में तो XX होता है, पिता में XY होता है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों की रसोई का काम करना निषेध है, यह भी बिल्कुल गलत है। आगे देखिए